नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रवक्ता अनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्यिक निबंध व नाटक तथा एकांकी संग्रह जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम निबंध संग्रह से निबंधों को पढ़ेंगे पहले, लेकिन उससे पहले निबंध से संबंधित जो प्रश्न 5वीं यूनिट में पूछे जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो प्रश्न है वो है निबंध की प्रमुख विशेषताएं व इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही मैं बता रहा हूँ। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों निबंध के व्युत्पत्ति और अर्थ और परिभाषा हमने विगत वीडियो में पढ़ ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों निबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं और निबंध की विशेषताओं के साथ साथ हम इनके प्रकारों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, निबंध के प्रकार और विशेषताएं। निबंध एक विशिष्ट साहित्यिक और ललित गद्य विधा है, गद्य रचना है। निबंध क्या है प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसकी भूमिका के रूप में हम थोड़ा लिखें तो निबंध एक विशिष्ट साहित्यिक और ललित गद्य रचना है। इसमें लेखक किसी विचार या विषय से प्रभावित होकर अपनी भाषा में अपने विचारों या भावों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया को ऐसे सजीव ढंग से व्यक्त करता हुआ पाठकों की मनोवृत्तियों को प्रभावित करता है, जिससे वे आनंदित हो जाते हैं। यानी निबंध क्या है, निबंध के बारे में अगर बात करें तो लेखक किसी विचार या विषय से प्रभावित होता है। कोई विषय या कोई विचार, उससे लेखक पहले खुद प्रभावित होता है, फिर उसको अपनी भाषा में अपने विचारों या फिर भावों की क्रिया अथवा प्रतिक्रिया को ऐसे सजीव ढंग से, ऐसे रोचक ढंग से व्यक्त करता है कि जिससे पाठकों की मनोवृत्तियों को वो प्रभावित कर पाता है, जिससे वे आनंदित हो जाते हैं। आधुनिक काल में निबंध का स्वरूप एक मर्यादित गद्य काव्य की तरह विकसित हो रहा है। आधुनिक काल में आधुनिक काल हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, अभी वर्तमान का जो समय है, उस समय इस समय जो है निबंध का जो स्वरूप है वो प्यारे विद्यार्थियों एक मर्यादित गद्य काव्य के तरह विकसित हो रहा है। अब देखिए निबंध की विशेषताएं। तो विशेषताओं को हमने बिंदुओं में हमने लिख दिया है। आकारगत लघुता, दूसरा निजीपन और व्यक्तित्व विशेषताएं, तीसरा स्वच्छंदता और स्वतः पूर्णता, या चौथा रोचकता और सजीवता, और पांचवा स्वगत भावाभिव्यक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निबंध की क्या हो गई विशेषताएं कि निबंध की क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में हमने पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों हम इसके बारे में। और इसके साथ साथ हास्य व्यंग्य के साथ भाषा विधान और अर्थ विधान में चुस्ती, इस प्रकार का भी अर्थ इसका होता है, विशेषता होती है। देखिए अब हम पहला पॉइंट लेते हैं और आपको सुन करके ही समझना है प्यारे विद्यार्थियों। निबंध की प्रमुख विशेषताओं को लक्ष्य करते हुए अनेक समालोचकों ने अपने भाव व्यक्त किए हैं, अपने मत व्यक्त किए हैं। बाबू गुलाब राय जो प्रसिद्ध निबंधकार है प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने निबंध की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये बाबू गुलाब राय के द्वारा जो विशेषताएं हैं वो बताई गई है। देखिए, आकारगत लघुता, निबंध का आकार लघुता माने आकार का छोटापन, या निबंध का जो आकार है वो छोटा होता है, लघुता उसमें होती है। तो निबंध अपेक्षाकृत, देखिए प्यारे विद्यार्थी, अब इस बिंदु में हमें क्या लिखना है, आकारगत लघुता में निबंध अपेक्षाकृत आकार में छोटी गद्य रचना के रूप में होता है। क्या बात लिखनी है कि निबंध अपेक्षाकृत आकार में छोटी गद्य रचना के समान होता है, छोटी गद्य रचना के अनुरूप होता है, उसके समान होता है, उसके रूप में होता है। अधिकांश निबंध गद्य में ही लिखे जाते हैं। अधिकांश निबंध किस में लिखे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, गद्य में लिखे जाते हैं। तो अधिकांश निबंध गद्य में लिखे जाते हैं, परंतु कुछ निबंध पद्य में भी लिखे गए हैं। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का हे कविते नामक निबंध है, वो पद्य में है। हे कविते, ये निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पद्य में लिखा गया निबंध है। फिर भी निबंध के आकार की कोई सीमा नहीं है, हालांकि निबंध का आकार छोटा होना चाहिए,
फिर भी कोई निबंध के आकार की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। वह बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। निबंध का आकार यानी आकारगत लघुता के बारे में अगर बात करें तो निबंध का वैसे तो मुख्य रूप से तो यही होता है कि निबंध छोटी गद्य रचना है, फिर भी उसके आकार की कोई सीमा में हम बांध नहीं सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, उसका आकार बड़ा या छोटा हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये बिंदु आपको समझ में आ गया। मुख्य बात क्या है कि आकारगत लघुता में आकार क्या होना चाहिए निबंध का, छोटी गद्य रचना के समान है। और बाबू जो गुलाब राय है वो इनकी रचना है बताते हैं इसकी विशेषताओं में। आकारगत लघुता की विशेषता है वो बाबू गुलाब राय के निबंध की विशेषताओं के रूप में मानी जाती है, बताया गया इसमें। तो आकारगत लघुता निबंध जो है अपेक्षाकृत छोटी गद्य रचना हम कह सकते हैं आकार में, और अधिकांश निबंध है वो गद्य में लिखे जाते हैं। कुछ निबंध पद्य में भी लिखे गए हैं, जिनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है हे कविते, जो निबंध पद्य में लिखा गया है। हालांकि निबंध को हम कोई सीमा में नहीं बांध सकते, निबंध छोटा या बड़ा हो सकता है, तो इसमें ये लिखना आपको। अगला पॉइंट देखिए प्यारे विद्यार्थियों, निजीपन और व्यक्तित्व विशेषताएं। निजीपन और व्यक्तित्व विशेषता में क्या लिखना आपको, निबंध में लेखक के निजीपन यानी स्वयं के जीवन के बारे में, तो लेखक के निजीपन और व्यक्तित्व की झलक होती है। निबंध से आपको पता चलता है लेखक के निजीपन और व्यक्तित्व का, तो लेखक के निजीपन और व्यक्तित्व की झलक निबंध में दिखाई देती है। साहित्य की अन्य विधाओं में लेखक का व्यक्तित्व कुछ अंशों तक ओझल रह सकता है। साहित्य की और विधाएं जैसे आप जीवनी है, आत्मकथा है, रेखाचित्र, संस्मरण है, कहानी, नाटक या उपन्यास, ये जो गद्य विधाएं हैं, इन विधाओं में लेखक का व्यक्तित्व कुछ अंशों में ओझल भी हो सकता है, किंतु निबंध में ऐसा नहीं होता। निबंध में नहीं, क्योंकि निबंध में लेखक को जो कुछ लिखता है, निबंध में लेखक जो कुछ लिखता है उसको अपने निजीपन के अनुरूप अथवा अपने विशेष दृष्टिकोण से लिखता है। ये विशेषता होती है। लेखक है जो निबंधकार है, वह जब इस निबंध को जब लिखता है, अपने निबंध को लिखता है, जिस विषय को लेकर उसके मन में विचार उठे हैं और वह निबंध को लिखना चाहता, तो वह जो निबंध लिख रहा है उसमें अपने निजीपन के अनुरूप ही और अपने विशेष दृष्टिकोण से उसको लिखता है, और उसमें उसके व्यक्तिगत अनुभव रहते हैं। ये विशेषता बात है कि उसमें उसके व्यक्तिगत अनुभव रहते हैं, लेखक के स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। तो आशा करता हूँ ये बिंदु समझ आए। यानी पर दूसरा बिंदु है निजीपन और व्यक्तित्व विशेषता। निबंध में क्या होता है, लेखक का निजीपन और व्यक्तित्व झलकता है। और साहित्य की अन्य विधाओं की बात करें तो लेखक का जो व्यक्तित्व है कहीं ना कहीं ओझल हो सकता है, लेकिन निबंध में ऐसा नहीं होता। निबंध में उसका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से साकार हो जाता है, सामने दिखता है, क्योंकि उसमें लेखक अपने निजीपन और व्यक्तिगत दृष्टि के विचारों को जो है विचार दृष्टिकोण से इस प्रकार अपने व्यक्तिगत विचार है उसके निजीपन के अनुरूप ही अपने विचार व्यक्त करता है, और उससे उसका जो है उसमें उसके व्यक्तिगत अनुभव रहते हैं। तो ये हो गया दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु है स्वच्छंदता और स्वतः पूर्णता। स्वच्छंदता माने आज़ादी, जो लिखने में उसको आज़ादी है लेखक को। निबंध में अपूर्णता और स्वच्छंदता के रहते हुए भी वह स्वतः पूर्ण रहता है। यानी निबंध में अपूर्णता का समावेश भले ही हो, स्वच्छंदता के रहते हुए भी वह स्वतः ही पूर्ण होता है। ठीक है, स्वच्छंदता और स्वतः पूर्णता उसमें होती है। इसके गद्य और पद्यात्मक अंशों में प्रगीत काव्य का जो निजीपन और तन्मयता इसमें रहती है। उसके गद्य जो भाग है, गद्य या पद्यात्मक जो अंश है, उसमें प्यारे विद्यार्थियों प्रगीत जो काव्य है, प्रगीत काव्य, गीति काव्य जो है, प्रगीत काव्य, उनका निजीपन और तन्मयता उसमें रहती है। जिस प्रकार कहानी जीवन के एक अंग की झांकी देती है, जिस प्रकार से कहानी जो विधा है, नाटक विधा है, कहानी विधा है, तो इस प्रकार से जो कहानी विधा है प्यारे विद्यार्थियों, तो कहानी विधा में जीवन के एक अंग की झलक दिखती है, एक अंग की झांकी दिखती है। उसी प्रकार निबंध जीवन का एक दृष्टिकोण है। बस देखिए एक सुंदर बात है, इसमें दोनों में अंतर देखिए। कहानी जीवन का एक अंश का एक अंग की झांकी होती है, कहानी में जीवन के एक अंग की झांकी दिखाई देती है, तो निबंध में जीवन का पूरा दृष्टिकोण दिखता है। यह जीवन की एक नई झलक है वो लेकर के आती है। यह जो निबंध में है वो एक जीवन की एक नई झलक है, वो सामने लेकर उपस्थित होती है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह विषय का पूर्ण प्रतिपादन करे, जरूरी नहीं है कि वह विषय का पूर्ण रूप से प्रतिपादन करे,
वह अपनी रुचि के अनुसार विषय का कोई भी अंश चुन सकता है। वह अपने लेखक है, वो अपनी रुचि के अनुसार जीवन का कोई भी अंश है वो चुन सकता है। तो इस प्रकार से ये स्वच्छंदता और स्वतः पूर्णता का ये समावेश होता है निबंध में, ये विशेषता है। अगली चौथी विशेषता है रोचकता और सजीवता। रोचकता और सजीवता में क्या है? रोचक होना चाहिए और सजीव होना चाहिए। देखिए, निबंध साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक रोचक और सजीव होता है। गद्य की विधाओं में अगर बात करें तो निबंध में ज़्यादा रोचकता और जो है उसमें सजीवता अपेक्षाकृत अधिक होती है। निबंध साधारण गद्य की अपेक्षा उसमें निबंध में अधिक रोचकता और सजीवता होती है। समझ में आया? वह केवल वर्णन मात्र न होकर के लेखक की प्रतिभा की चमक दमक से पूर्ण होता है। ये तो पता चल जाता है निबंध लेखन में लेखक की प्रतिभा भी निखरित होती है, प्रतिभा व्यक्तित्व का पता चलता है। तो इस प्रकार से वह केवल वर्णन मात्र न होकर के लेखक की प्रतिभा की चमक दमक से पूर्ण होता है। वह सिद्धांतों की अपेक्षा सजीवता से युक्त रहता है। वह सिद्धांतों की अपेक्षा सजीवता से पूर्ण रहता है, यानी जो निबंध है वो सिद्धांतों की अपेक्षा सजीवता से पूर्ण होता है, उससे युक्त होता है। उसमें उत्तम शैली का उभार लाने के लिए हास्य, व्यंग्य, लाक्षणिकता आदि और अलंकारों का भी प्रयोग किया जा सकता है। हास्य, व्यंग्य, लाक्षणिकता आदि का प्रयोग किया जाता है। निबंधकार अपनी प्रतिभा शक्ति से सामान्य विषय को भी विशिष्ट और नीरस को भी सरस बना देता है। बहुत सुंदर बात कही है कि निबंधकार है अपनी प्रतिभा शक्ति से सामान्य विषय को भी बहुत अधिक क्या बना देता है? अपनी विशिष्ट बना देता है, रोचक बना देता है और नीरस को भी सरस बना देता है। ये निबंध की विशेषता होती है, निबंधकार के व्यक्तित्व की विशेषता होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है स्वगत भावाभिव्यक्ति। निबंध को हम एक प्रकार से लेखक का स्वगत भाषण भी कह सकते हैं, अपना खुद का भाषण। स्वगत भावाभिव्यक्ति का मतलब गया स्वगत भाषण, यानी अपने द्वारा दिया गया भाषण हम कह सकते हैं निबंध को। इसमें लेखक का व्यक्तित्व प्रधान होता है। जो कोई व्यक्ति अगर कोई भाषण देगा तो उसके खुद के विचार होते हैं, खुद के विचार वो व्यक्त करता है, तो उसके लेखक का व्यक्तित्व प्रधान होता है। इसीलिए निबंध में ऐसे विषय ग्रहित नहीं होते, शामिल नहीं होते जिसमें दार्शनिक या राजनयिक विवेचन के कारण निबंधकार का व्यक्तित्व तिरोहित हो जाए। अर्थात निबंध में ऐसे विषयों का चयन नहीं किया जाता जिसमें उसके दार्शनिक और राजनीतिक राजनीतिक विवेचन के कारण निबंधकार का व्यक्तित्व है तिरोहित हो जाते। ऐसे विषय ग्रहित नहीं होते। इसीलिए आत्मनिवेदन और निजी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति में ही निबंध कला का चरम उत्कर्ष माना गया है। इसलिए आत्मनिवेदन की शैली या निजी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति, अपने स्वयं के दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति उस निबंध में होती है। तो इस प्रकार से वो जो है निबंध कला की चरम उत्कर्ष माना जाता है। उसको अगर हम कह सकते हैं कि आत्मनिवेदन और निजी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति में ही निबंध का जो है निबंध कला का चरम उत्कर्ष होता है। इसमें लेखक को अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा के प्रकाशन का पूर्ण अवसर मिलता है। लेखक है वो निबंध के द्वारा अपने व्यक्तित्व का पूर्ण प्रकाशन कर सकता है। इस प्रकार से निबंध की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करने में इसकी परिभाषा और उसके स्वरूप का निर्धारण हो जाता है। निबंध की विशेषताओं को लेकर इसी तरह के विचार समीक्षकों ने और भी व्यक्त किए हैं, यानी निबंध में संक्षिप्तता होनी चाहिए, विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वगत विशेषता, निबंधकार के व्यक्तित्व की विशिष्टता, ये भी निबंध में आवश्यक माने गए हैं। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों निबंध की विशेषताएं। तो आप इनको ठीक प्रकार से समझ लेना। अब है निबंध के प्रकार। निबंध के प्रकार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसी प्रश्न का या अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। निबंध की परिभाषा में मान्य तत्वों के आधार पर अनेक भेद किए जा सकते हैं। जिससे निबंध में जिस तत्व की अधिकता रहती है, यानी निबंध की परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि निबंध में कोई न कोई तत्व जरूर शामिल होता है, और जिस तत्व की ज़्यादा प्रधानता होती है वह उस तत्व की उस श्रेणी की उसको गिना जाता है। ठीक है। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से निबंध विधा को हम देखिए इन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध क्या है ये देखिए। वर्णनात्मक निबंध क्या होता है? ऐसे निबंधों में किसी वस्तु, दृश्य या स्थान, किसी वस्तु, दृश्य या स्थान आदि का वर्णन होता है। वर्णनात्मक निबंध में क्या होता है? इन निबंधों में किसी वस्तु, किसी दृश्य या स्थान का वर्णन होता है और इसमें व्यास शैली अपनाई जाती है। निबंधों की शैली है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें व्यास शैली अपनाई जाती है, ध्यान रखें।
इसमें प्यारे विद्यार्थियों व्यास शैली है वो अपनाई जाती है। ये निबंध लिखने की शैलियाँ भी हैं। तो व्यास शैली अपनाई जाती है तथा वर्ण्य विषय का सजीव प्रस्तुतिकरण इनके अलग से होता है। और वर्ण्य विषय का सजीव प्रस्तुतिकरण करना इन निबंधों का लक्ष्य होता है। किस प्रकार के निबंधों का? वर्णनात्मक जो निबंध होते हैं, वर्णनात्मक जो निबंध है उसके वर्ण्य विषय का सजीव प्रस्तुतिकरण इसका लक्ष्य होता है। इनमें कल्पना और यथार्थ का सुंदर समन्वय रहता है। इसमें कल्पना भी रहती है और यथार्थता वास्तविकता का, दोनों का, कल्पना और यथार्थ दोनों का सुंदर मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से ये वर्णनात्मक निबंध होता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध क्या है? ऐसे निबंधों में किसी घटना, वृत्तांत या कथा आदि का विस्तृत विवरण कलात्मक रूप से दिया जाता है। विवरणात्मक विवरण दिया जाता है किसका? किसी घटना का, किसी वृत्तांत का, किसी कथा का विस्तृत विवरण कलात्मक रूप से, बड़ी कलाकारी से कलात्मक रूप से वर्णन किया जाता है। इसमें भी प्यारे विद्यार्थियों व्यास शैली का हो अपनाया जाता है। इसमें भी व्यास शैली ही अपनाई जाती है। व्यास शैली भी इसमें भी अपनाई जाती है। और प्रायः शिकार यात्रा, ऐसे निबंध कौन से होते हैं जिसमें निबंधों में शिकार यात्रा, पर्वतारोहण, साहसपूर्ण कार्य, ऐतिहासिक घटनाओं का गतिशील वर्णन करना इनका लक्ष्य होता है। यानी इस प्रकार के जो विषय वस्तु होती है जिसमें शिकार यात्रा है, पर्वतारोहण है, साहसपूर्ण कोई कार्य है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनका एक गतिशील ढंग से वर्णन किया जाता है। तो उसमें विवरणात्मक निबंध वो उसको कहा जाता है। ठीक है। अब है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध क्या है? इन निबंधों का वर्ण विषय जो होता है, वर्णन करने का विषय क्या होता है? बौद्धिक विवेचन की अपेक्षा रखते हैं। यानी इसमें विचार यानी बुद्धि, बौद्धिक विवेचन इसमें अधिक रहता है। इनमें विचारों की बुद्धिगत और विषयानुसार विश्लेषण रहता है। नाम से पता चलता है विचारात्मक, विचार कहाँ से आएंगे? बुद्धि से। तो बुद्धिगत और विषयानुसार विश्लेषण इसमें रहता है। इसमें देखिए दार्शनिक है, आध्यात्मिक है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, समस्यामूलक आदि गंभीर विषयों में इनका वर्ण्य विषय बनाया जाता है। ध्यान रखना, विचारात्मक निबंध में कोई दार्शनिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और समस्यामूलक जो वर्ण्य विषय होते हैं, गंभीर विषय होते हैं, उन गंभीर विषयों का इनका वर्ण्य विषय बनाया जाता है, कहा जाता है। और इसमें व्यास और समास शैली अपनाई जाती है। इसमें व्यास शैली भी है और समास शैली भी अपनाई जाती है। ठीक है। इसमें विचारात्मक निबंध में व्यास शैली और समास शैली का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम। और व्यक्तिगत अनुभूतियों का समावेश भी होता है। व्यक्तिगत अनुभूतियाँ भी इसमें सम्मिलित होती है। तो विचारात्मक निबंध कहाँ होगा? बौद्धिक विवेचन जिसमें होगा तो विचारात्मक निबंध होगा उसमें। और इनमें जो बुद्धिगत है, विषयानुसार विश्लेषण इसमें करना होता है। दार्शनिक है, आध्यात्मिक है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, समस्यामूलक जो बातें हैं, घटनाएं, इनका वर्ण्य विषय इसमें रहता है। व्यास और समास शैली अपनाई जाती है। व्यक्तिगत अनुभूतियों का समावेश होता है। अगला पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों, भावात्मक निबंध क्या है? भावात्मक भावना से जुड़ा हुआ है। निबंधकार के व्यक्तिगत अनुभव, प्रतिक्रियाओं एवं संवेदनाओं का सहज जो वर्णन है वो भावात्मक निबंध का रहता है। नाम से पता है भावनात्मक जो बातें होती, भावनात्मक जो बातें हैं, व्यक्तिगत अनुभव है निबंधकार का, व्यक्तिगत जो अनुभव है, प्रतिक्रिया है, उसके संवेदना है, उसका वर्णन जिसमें किया जाता है वो भावनात्मक निबंध का विषय रहता है। इस तरह के निबंधों में बुद्धि तत्व तो गौण रहता है, भाव तत्व ज़्यादा प्रधानता रहती है। नाम से पता चलता है भावात्मक, यानी जिसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता कम, भाव तत्व ज़्यादा रहेंगे। भाव हृदय से है, बुद्धि में बुद्धि काम करती है, तो यहाँ बुद्धि तत्व गौण रहता है यानी कम रहता है। भावनात्मक में हृदय तत्व ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो इस तरह से बुद्धि तत्व गौण और भावों की प्रधानता रहती है। इस कारण से रागात्मक तत्व की अधिकता रहती है। रागात्मक ने प्रेम भाव, रागात्मक तत्व की अधिकता रहती है। भावात्मक निबंधों में धारा, तरंग और विक्षेप शैलियाँ अपनाई जाती है। भावनात्मक निबंध में धारा, तरंग और विक्षेप। इसमें देखिए धारा शैली, तरंग शैली
और विक्षेप शैली, ये शैलियाँ हम पढ़ेंगे, ये शैलियाँ लिखने की ये अपनाई जाती है। किसमें? भावात्मक निबंध में धारा शैली, तरंग शैली और विक्षेप शैली में लिखा जाता है ये। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों भावना का प्रधानता रहती है, भावनात्मक प्रधानता इसमें रहती है। इसमें मानव के स्वभाव का कोई वर्णन किया जा रहा है, मनोविकार जो किए जाते हैं, मनोविकार मन के विकार जैसे कुंठा है, द्वंद्व है, चिंता है, इस प्रकार की बातें, सुख दुख आदि का सजीव चित्रण करना हो, वो भावात्मक निबंध में आता है। पांचवा है आत्मपरक या व्यक्तिवादी निबंध। आत्मपरक या व्यक्तिवादी निबंध क्या होते हैं? इस कोटि के निबंधों का अति महत्वपूर्ण और विशिष्ट माना जाता है। इन निबंधों में स्वयं निबंधकार को वर्ण विषयक सामग्री बनना पड़ता है। इस प्रकार का जो आत्मपरक या व्यक्तिवादी जो निबंध होता है, इसमें जो लेखक है उसको स्वयं को इसमें भागीदार बनना पड़ता है, निबंध को स्वयं को विषय सामग्री बनना पड़ता है। निबंधकार धारा प्रवाह में लिखता है, धारा शैली इसमें भी अपनाई जाती है। व्यंग्य, विनोद, हास्य, उक्ति वैचित्र यानी बात करने की विचित्रता, आत्मीयता, रागात्मकता आदि का समावेश अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। यानी निबंधकार धारा प्रवाह शैली का प्रयोग करता है। फिर व्यंग्य, विनोद है, हास्य है, उच्च उक्ति वैचित्र है, आत्मीयता है, रागात्मकता है आदि का समावेश अपने भावों की अभिव्यक्ति के साथ करता है। इस प्रकार के निबंधों में शुद्ध व्यक्तित्व तत्व मिलते हैं। इस प्रकार के निबंधों में आपको व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है। यद्यपि भावात्मक और विचारात्मक निबंधों में निबंधकार का व्यक्तित्व दिखाई देता है। कहा जाता है कि भावात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध है, उसमें भी निबंधकार के व्यक्तित्व को देखा जा सकता है, उसमें समाविष्ट रहता है। परंतु जो पूर्णतः व्यक्तिवादी निबंधों में रहती है वह उनमें नहीं रहती। जो व्यक्तिवादी निबंध उसमें व्यक्तित्व की झलक दिखने को अधिक मिलती है। अधिकतर ललित निबंध भी इसी प्रकार के माने जाते हैं। यानी ललित निबंध है वो इसी प्रकार के। ललित निबंध क्या होता है? भावात्मक और विचारात्मक निबंधों का जो मिश्रित रूप होता है वो क्या कहलाता है? ललित निबंध। भावात्मक और विचारात्मक इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो मिश्रण शैली कौन सा निबंध होता है? वो होता है प्यारे विद्यार्थियों आपका ललित निबंध। तो इस प्रकार से ये ललित निबंध होता है और इसमें भावना, कल्पना और अनुभूति के साथ व्यक्तिता के रंग में रंगा रहता है। इन निबंधों का, ये मैं ललित निबंध के बारे में बता रहा हूँ, भावात्मक और विचारात्मक निबंधों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? ललित निबंध। इसमें भावना, कल्पना, अनुभूति के साथ व्यक्तिता रंग का रंग है वो रहता है इसमें। इन निबंधों का विकास काव्यात्मक सरसता से युक्त होता है, हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण होता है, पोषित होता है। आरंभिक दौर में भावनात्मक निबंध की विचार, गरिमा और ज्ञान विशेषण को मान भरी भंगिमा के साथ वर्तमान में ललित निबंध वो हो गए हैं। आजकल वर्तमान में इनको ललित निबंध की संज्ञा दी जाती है। ललित निबंधकार किसी भी विषय या विचार बिंदु को पूरे सांस्कृतिक गौरव और राजनीतिक पेनेपन को तराशता हुआ अपनी प्रतिक्रियाओं से तीखे प्रहार करता है, बड़े कोमलता से सरस रूप में अभिव्यक्ति करता है। प्यारे विद्यार्थियों, ललित निबंध पूर्णतः लेखक के व्यक्तित्व और उसकी अभिरुचि के दर्पण होते हैं। ललित निबंध अगर देखें तो पूरी तरह से लेखक के व्यक्तित्व और उसकी अभिरुचि के दर्पण होते हैं। ललित निबंध को देखने का मतलब है, ललित निबंध को पढ़ने का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? उसे लेखक के व्यक्तित्व और उसकी अभिरुचि का वो दर्पण होता, आईना होते हैं। और उनको लिखने के लिए विचार, मस्ती, घुमक्कड़वर्ती, लोक जीवन से जुड़ाव, जातीय गौरव की पहचान अत्यधिक आवश्यक है। इस प्रकार के निबंध को लिखने के लिए विचार, मस्ती, घुमक्कड़ी वर्ती होनी चाहिए, लोक जीवन से जुड़ाव, जातीय गौरव की पहचान आदि होती है। ललित निबंधों का अपरिहार्य तत्व होती है रसानुभूति। रसानुभूति सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इन निबंधों में भावों और विचारों का आवेग तो होता है। इन निबंधों में, ललित निबंधों में भावों और विचारों का आवेग होता है। ये निबंध पाठकों को रसानुभूति के साथ बौद्धिक शांति भी देते हैं और इसके साथ साथ निबंधों में कल्पना, भावना, तर्क, अनुभूति, ईमानदारी, करुणा, इसके साथ हास्य व्यंग्य का पुट भी होता है आदि उन्हें और ज़्यादा विशेष बना देता है। ललित निबंधकारों में विशेष नाम अगर बात करें तो हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ललित निबंधकार है। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ललित निबंधकार है। अमृत राय जी भी जो है ललित निबंधकार है। कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, हरिशंकर परसाई जी, शिव प्रसाद मिश्र जो है, शिव प्रसाद सिंह, ये सब ललित निबंधकार है। तो ये
निबंधकार जो है ललित निबंधकार है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों निष्कर्ष के रूप में अगर बात करें तो संक्षेप में स्पष्ट हो जाता है कि निबंध आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधा है। ये पता चल जाता है कि हिंदी साहित्य में निबंध है, आधुनिक हिंदी साहित्य में जो निबंध है वो एक प्रमुख विधा है। हिंदी निबंध के विभिन्न प्रकारों में उक्त सभी विशेषताओं के दर्शन हो जाते हैं। हिंदी निबंध के जो अनेक प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार हैं, उनमें सभी विशेषताओं का दर्शन हो जाते हैं। इस दृष्टि से हिंदी निबंध साहित्य अपना अत्यंत समृद्ध जो है शैली का है, अर्थात ये हिंदी इस दृष्टि से हिंदी निबंध है वो साहित्य अत्यंत समृद्ध है, बड़ा है, व्यापक है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था आज का प्रश्न, निबंध की प्रमुख विशेषता व इसके प्रकारों का वर्णन। तो हमने निबंध की विशेषताएं पढ़ी, आकारगत लघुता, निजीपन और व्यक्तित्व विशेषता, स्वच्छंदता और स्वतः पूर्णता, रोचकता और सजीवता और स्वगत भावाभिव्यक्ति। साथ ही साथ निबंध के प्रकार पढ़े, निबंध के कौन कौन से प्रकार होते हैं। वर्णनात्मक निबंध जिसमें व्यास शैली अपनाई जाती है, विवरणात्मक निबंध इसमें व्यास शैली अपनाई जाती है, विचारात्मक निबंध व्यास शैली और समाज शैली दोनों का मिश्रण होता है, भावात्मक शैली में धारा, तरंग और विक्षेप शैली होती है, आत्मपरक या व्यक्तिवादी निबंध, और फिर है ललित निबंध जो भावात्मक और विचारात्मक निबंधों का एक मिश्रण होता है, वो ललित निबंध होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से ये प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आप आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक से पुनः इस वीडियो को देखेंगे और धीरे धीरे इसको सुनेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे निबंध से संबंधित आगे के प्रश्नों को लेकर के। इसमें हमें शैलियाँ भी पढ़नी है। आगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है निबंध के उद्भव और विकास, तो इसको भी पढ़ना है। आज का जो ये प्रश्न है निबंध के प्रकार और विशेषता, इनको आपको ठीक प्रकार से पढ़ना, नोट्स बनाना और इनको याद भी करना। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।